वन आज एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की किताब है फाइन आर्ट्स की, जो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर ये पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ये है तो इसमें आर्ट एंड कल्चर के रेफरेंसेस, लेकिन फाइन आर्ट्स के एंगल से ये लिखी हुई किताब है, तो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग्स है जो हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है, एक पूरी सीरीज शुरू करी है जिसमें हम चैप्टर 1 से लेके लास्ट जो चैप्टर 8 है, उन सारे चैप्टर को हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही 12th क्लास की ये जो फाइन आर्ट्स की किताब है वो भी डिस्कस किया हुआ है इस प्लेलिस्ट में। अगर आप आईए सोशल के चैनल पर अगर आप जाएंगे यूट्यूब वाले चैनल पे, तो देखेंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी की मिडावल हिस्ट्री है, जो ओल्ड एनसीईआरटी की एंशिएंट हिस्ट्री है, चाहे 12th क्लास की फाइन आर्ट्स की किताब हो, इन सबको अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट में पूरी किताब को बाई चैप्टर डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की किताब, और ये है चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर का नाम है आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहला आर्ट आता है स्टोन स्टैचूज की। ठीक है, सबसे पहला जो आर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, हम स्टोन स्टैचूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप स्टोन स्टैचूज की बात करें तो स्टोन स्टैचूज में सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो एक्सकावेशन है उसमें बहुत अलग अलग टाइप के 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं, और स्टोन स्टैचूज में 2 स्टैचूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है मेल टॉर्सो। एक एक्सकावेशन में ये मूर्ति मिली है जिसमें जो टॉर्सो का मतलब होता है ऊपर का धड़। ठीक है, ये नेकेड मेल टॉर्सो जो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ये हमें एक्सकावेशन में मिला है। दूसरी जो सबसे प्रोमिनेंट पत्थर की बनी हुई मूर्ति मिली है वो है बर्स्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, बियर्डेड दाढ़ी वाला आदमी, बियर्डेड मैन। ठीक है, जो इसका फ्रंट व्यू है, साइड व्यू, और ये इसका बैक व्यू है। अगर आप इस पत्थर की मूर्ति को एनालाइज करेंगे तो इन्होंने, आप देख सकते हैं, एक शॉल जैसा ओढ़ा हुआ है, और शॉल के ऊपर ये पैटर्न बने हुए हैं। इसका ये पता चलता है कि इंडस वैली के लोग कॉटन या वूल के बने हुए कपड़े पहना करते थे, और एम्ब्रॉयडरी का भी इस्तेमाल हुआ करता था। अब इतिहासकारों की माने, अगर हिस्टोरियंस की माने, तो बहुत सारे लोग इनको कोई कहता है कि ये कोई प्रीस्ट थे, कोई कहता है ये गांव के विलेज हेडमैन यानी कि मुखिया थे, कोई कहता है कि ये शायद कोई राजा थे। तो अब चूंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अननोन है, अनडिसाइफर्ड है, अभी तक हमने उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। इस वजह से हम साफ साफ नहीं कह सकते कि ये जो बियर्डेड प्रीस्ट है वो एक्चुअली में है कौन। ठीक है, अब बात आती है ब्रॉन्ज स्टैचूज की। तो ब्रॉन्ज स्टैचूज जो है, इंडस वैली के लोग ब्रॉन्ज के बने हुए, ब्रॉन्ज बेसिकली कॉपर और टिन, ठीक है, कॉपर और टिन का एक एलॉय है। ठीक है, कॉपर और टिन को मिलाकर एक एलॉय बनता है, उसको ब्रॉन्ज कहते हैं। तो इंडस वैली के लोग ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाते कैसे थे, तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो ये जो बनाने वाली टेक्निक है इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं, और उसके अलावा इसको सायर पर्ड्यू भी कहा जाता है, सायर पर्ड्यू। तो मान लीजिए कि ये मूर्ति बनानी है ब्रॉन्ज की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक वैक्स की ऐसी मूर्ति बनाएंगे, ठीक है, मोम की। फिर इस वैक्स की मूर्ति को आप जो है एक मिट्टी की लेयर से कवर कर देंगे। ठीक है, मिट्टी की लेयर से कवर कर देंगे, और फिर इस क्ले को आप ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसमें आप छेद बनाएंगे, उसी इस लेयर में आप, ये जो लेयर आपने चढ़ाई है इसके अंदर एक आप एक छेद बनाएंगे, और फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को आप आग के हवाले कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो छेद आपने बनाया था उस छेद के माध्यम से ये पूरा जो वैक्स है वो पिघल कर बाहर आ जाएगा, और जब ये वैक्स पिघल कर बाहर आ जाएगा तो आपको उस मिट्टी की लेयर के अंदर एक हॉलो कैविटी, एक सांचा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैक्स तो बाहर आ गया तो अब अंदर वो खाली हो गया। अब जिस छेद से वो वैक्स बाहर आया था उसी छेद का इस्तेमाल करते हुए आप उसके अंदर
मोल्टन ब्रॉन्ज, ठीक है, पिघला हुआ ब्रॉन्ज उड़ेल देंगे और फिर उसको ठंडा होने देंगे, और ठंडा जब हो जाएगा तो टैप करके मिट्टी की लेयर को हटा देंगे और आपको इस तरीके की मूर्ति मिल जाएगी। फिर बाद में इसकी थोड़ी बहुत रबिंग और ये सब करके आप इसको फिनिशिंग टच दे देंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ ब्रॉन्ज के स्टैचूज बनाए जाते थे। अब जो सबसे नोटिसेबल जो हमें स्ट्रक्चर मिला है वो मिला है डांसिंग गर्ल का। ठीक है, डांसिंग गर्ल जो कि त्रिभंगा पोस्टर में खड़ी है। त्रिभंगा बेसिकली ओडिसी का एक डांस पोज है, त्रिभंगा, जिसमें जो डांसर होती है अपने शरीर को तीन अंगों में, तीन भागों में तोड़ लेती है। त्रि त्रि यानी कि तीन, भंग यानी कि टू ब्रेक। ठीक है, जिसमें आप देखें सर किसी और डायरेक्शन में है, टॉर्सो किसी और डायरेक्शन में है, और नीचे का जो वेस्ट लाइन जो लिम्ब है, ठीक है, वो किसी और डायरेक्शन में है। तो तीन अलग अलग डायरेक्शन में उसने अपने शरीर को तोड़ रखा है। दिस इज कॉल्ड त्रिभंगा पोस्चर। ठीक है, अगर आप डांसिंग गर्ल की मूर्ति देखें तो ये एक नेकेड मूर्ति है। ठीक है, ये एक नेकेड मूर्ति है और इन्होंने अपने हाथ में बहुत सारी चूड़ियां या बैंगल्स कह लीजिए ये पहन रखी हैं। ठीक है, उसके अलावा इस डांसिंग गर्ल के अलावा आपको कॉपर का बना हुआ डॉग भी देखने को मिलेगा। कॉपर की बनी हुई चिड़िया भी आपको लोथल से, तो कॉपर डॉग और कॉपर बर्ड कहाँ से मिले हैं? लोथल साइट से मिले हैं, जो कि अगर लोथल साइट आप देखें तो गुजरात में ये लोथल साइट मौजूद है, जो कि एंशियंट डॉकयार्ड था, यानी कि जो एक तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी हुआ करती थी। ठीक है, और उसके अलावा कालीबंगन से आपको ब्रॉन्ज का बना हुआ बुल यानी कि सांड भी मिला है। अगर आप लेट हड़प्पन साइट की बात करें, जैसे कि डायमाबाद, ठीक है, डायमाबाद एक लेट हड़प्पन साइट है, या जिसको आप चालकुलिथिक साइट कह सकते हैं डायमाबाद। वहां पर आपको एक कॉपर का बना हुआ चैरियट मिला है, एक रथ मिला है कॉपर का। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ ब्रॉन्ज फिगर जैसे ब्रॉन्ज पॉट हो गया या ब्रॉन्ज विमेन हो गई, इस टाइप की ब्रॉन्ज की बनी हुई मूर्तियां भी आपको डायमाबाद से मिली हुई पाई जाती है। अब बात आती है टेराकोटा। तो टेराकोटा एक तरीके का क्ले होता है। ठीक है, अगर आप देखें टेराकोटा एक तरीके का क्ले होता है। सबसे फेमस जो टेराकोटा की मूर्ति है वो है मदर गॉडेस की। हालांकि ये जो रियल इमेज ऐसी नहीं दिखती है, ये एआई रेंडर्ड इमेज है, तो थोड़ा बहुत उस रियल मूर्ति से थोड़ी अलग दिखाई दे रही है, पर मोटा मोटा समझ सकते हैं। तो स्कल्पचर ऑफ मदर गॉडेस इज द मोस्ट फेमस टेराकोटा आर्ट फॉर्म। उसके अलावा हड़प्पन टेराकोटा के सील्स का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सील का इस्तेमाल बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए किया जाता था। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए ट्रेड एंड कॉमर्स में कैसे इस्तेमाल होता था, जैसे मान लीजिए कि जैसे आज के टाइम पर सील कैसे लगाते हैं कि आपने एक मोल्टन वैक्स लगाया, उसके ऊपर आपने ऐसे सील दबा दी, तो उससे क्या होता है उस सील का इम्प्रिंट उस मोल्टन जो लाख होता है उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है, फिर लाख सूख जाता है। और अगर वो सील टूटे बिना अगर कोई चीज़ कहीं पे पहुंच जाए, जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, जो लिफाफे से एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर निकालता है, अगर वो सील टूटे बिना ही अगर वो पेपर पहुंचा है, वो लिफाफा आप तक पहुंचा है, तो इसका मतलब ये है कि बीच में उस क्वेश्चन पेपर वाले लिफाफे को किसी ने टेम्पर नहीं किया था। तो सेम वैसे ही सील का इस्तेमाल हड़प्पन्स ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए किया करते थे। हर जो ट्रेडर होता था उसके पास अपनी खुद की एक यूनिक सील हुआ करती थी। ठीक है, तो जब भी कोई सामान किसी एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर, एक सेठ से दूसरे सेठ के पास पहुंचता था, और अगर वो सील बरकरार है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उस सामान के साथ कोई छेड़छाड़ रास्ते में नहीं की गई है। तो इस तरीके से टेराकोटा सील का इस्तेमाल ट्रेड एंड कॉमर्स में हड़प्पन्स किया करते थे। उसके अलावा हमें कुछ टेराकोटा के बने हुए खिलौने भी मिले हैं। उसके अलावा हमें एक टॉय प्लॉ मिला है, मिट्टी का हल, जो कि टेराकोटा का बना हुआ था, और ये बनी है मिला है हमें हड़प्पा की बनवाली साइड से। बनवाली हरियाणा की साइट है। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन्स प्लॉ एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते थे। ऐसा नहीं था कि प्लॉ एग्रीकल्चर का मतलब है कि भाई पूरा खेत जोत कर खेती करते थे। ऐसा नहीं कि मिट्टी नो जमीन पर बस बीज फेंक दिए और जो भी उग गया सो उग गया। तो पूरी तरीके से हलों से जोत कर मानो खेती की जाती थी। ठीक है, एक और खास बात है कि अगर आप इनको एनालाइज करेंगे, जो टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं,
तो ये काफ़ी क्रूड शेप की देखने को मिलेंगी। क्रूड शेप का मतलब कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये चिड़िया बनाई हुई है तो काफ़ी उसका जो शेप और स्ट्रक्चर है चिड़िया का काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो बहुत ऐसा बहुत ही क्रूड से शेप के हैं, बहुत ही अगली से शेप के हैं, ठीक है? और इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है, अंदाज़ा ये भी लगाया जाता है कि जितने भी ये टेराकोटा के मूर्तियाँ मिली हैं जनरली हड़प्पा के उन एरियाज़, उन साइट के उस रीजन से मिली है जहाँ पे जो कॉमन लोग रहा करते थे, ठीक है? तो अपर एरिया जैसा कि हमें पता है कि हड़प्पा को जो शहर था, हड़प्पा का जो अर्बन प्लानिंग है, ठीक है? हड़प्पा की अर्बन प्लानिंग जो है वो इसको ऐसे समझ लेते हैं, तो हड़प्पा की जो शहर थे, बेसिकली रिच लोग अपर एरिया में रहते थे और जो पुअर लोग हैं, लोअर एरिया में रहते थे। तो मोस्टली जो टेराकोटा की जो मूर्तियाँ मिली हैं, वो इस एरिया से, लोअर एरिया से मिली हैं और जो ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ मिली हैं, वो इस एरिया से मिली हैं, ठीक है? तो इससे पता चलता है कि जो गरीब लोग थे जनरली वो टेराकोटा के खिलौनों का इस्तेमाल करते थे और जो अमीर लोग थे वो ब्रॉन्ज की मूर्तियों का इस्तेमाल ज़्यादातर करते थे क्योंकि कॉपर काफ़ी महंगा हुआ करता था जो गरीब लोगों की पहुंच से दूर की बात थी, ठीक है? अब अगली बात आती है, जैसा कि मैंने बताया कि हड़प्पन सील्स के बारे में देख लेते हैं। तो हड़प्पन सील्स के बारे में अगर हम देखें तो हड़प्पन सील्स आपको स्टेटीट जो कि एक तरीके का सोपस्टोन है, टेराकोटा, गोल्ड, आइवरी, इस अलग अलग मटेरियल की आपको सील्स देखने को मिलेगी। अगर हम शेप की बात करें तो जनरली आपको रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप की सील्स देखने को मिलेंगी। अगर हम इन पे मोटिफ की बात करें तो अलग अलग सील पे अलग अलग टाइप के जानवरों की इमेजेस हमें देखने को मिलती है, जैसे यूनिकॉर्न बुल, राइनोसोरस यानी कि गैंडा, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गोट, बफेलो। तो इस टाइप के जानवरों की इमेजेस हमें इन सील्स पे देखने को मिलती है। ध्यान रहेगा कि हमें काऊ और हॉर्स की इमेजेस इन टेराकोटा सील्स पर देखने को या हड़प्पन सील्स पर देखने को नहीं मिलती है। एक और खास बात इन सील्स पे पाई जाती है वो है हड़प्पन इंस्क्रिप्शन, ठीक है? और हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यानी कि हड़प्पन्स ने, जो हड़प्पा के जो लोग थे, उन्होंने इन सील्स पे अपनी भाषा में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हालांकि ये भाषा अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है, तो क्या लिखा है हमें नहीं पता है, लेकिन हम इतना तो दावे के साथ कह सकते हैं कि ये एक तरीके की पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब है कि शब्दों को बेसिकली उसका हर शब्द का एक सिंबल था, ठीक है? जैसे मान लो ट्री लिखना है, ठीक है? ट्री लिखना है तो आपने ऐसे ट्री लिखा, तो ऐसे ट्री न लिख के ट्री का आपने एक सिंबल डिसाइड कर लिया है, ठीक है? तो इस तरीके से एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, ठीक है? अब जैसा कि मैंने बताया कि इन हड़प्पन सील्स का बेसिकली पर्पस था ट्रेड एंड कॉमर्स। इससे ये पता चलता था, ये सील्स प्रूफ करती थी किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी पैकेज की ऑथेंटिसिटी और उसका नॉन एडल्टरेशन, कि जब भी कोई भी चीज़ जब ट्रांजिट में थी तो उसके साथ कोई भी अगर सील इंटैक्ट है तो उसके साथ कोई भी एडल्टरेशन नहीं किया गया है, ठीक है? ये सील्स दर्शाती थी। हमें कई जगहों पर हमें सील टेराकोटा की बनी हुई क्या बोलते हैं एमुलेट्स भी देखने को मिलती हैं। एमुलेट का मतलब होता है तावीज, जिसको हड़प्पन्स गले में पहना करते थे। इससे ये भी पता चलता है कि हड़प्पन भूत पिशाच और ऐसे सुपरनेचुरल पावर्स पर भी विश्वास किया करते थे। बाकी सबसे जो फेमस सील है वो है पशुपति सील, ठीक है? पशुपति, जहाँ पर एक योगी बैठे हुए हैं जिनके पास अगर आसपास देखें तो आपको एक राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट और कुछ आपको ऐसे डियर टाइप के जानवर देखने को मिलते हैं। हिस्टोरियंस के हिसाब से ये कोई पशुपति नो कोई योगी हैं या कोई कहता है कि ये पशुपति हैं जो कि प्रोटो शिवा हैं, यानी कि शिव का कंसेप्ट आने से पहले का कंसेप्ट है ये, ठीक है? तो जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं, आपको एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, बफेलो आपको देखने को मिलेंगे और
एक योगिक पोस्चर में ये जो इंसान है वो बैठे हुए आपको देखे जा सकते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से ये एक फीमेल फीमेल डेटी का फोटो है, ठीक है। कुछ लोगों के हिसाब से ये हो सकता है कि फीमेल हो, मेल ना हो, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन देखें तो ये पशुपति सील माना जाता है कुछ लोगों के हिसाब से, कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से ये कोई फीमेल डेटी है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो शी इज या ही इज सिटिंग इन अ क्रॉस लेग पोजीशन, और बाकी ये सारे जो जानवर हैं उनके आसपास आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है पॉटरी की। तो हड़प्पन पॉटरी की बात करें तो हड़प्पन पॉटरी के पहले टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि हड़प्पन पॉटरी व्हील मेड और हैंडमेड, ठीक है। यानी कि जो चाक पे, यानी कि जो पॉटर्स व्हील पे जो पॉटरी बनती है उसको व्हील मेड कहते हैं, और हैंडमेड यानी कि हाथ से जो आपने ऐसे अंगूठे से दबा दबा के मिट्टी को अगर आपने शेप दे दिया तो उसको बोलते हैं हैंडमेड पॉटरी। दूसरी है ग्लेज पॉटरी और अनग्लेज पॉटरी। जिसको ज़्यादा हीट किया जाता है तो जो पॉटरी शाइनी हो जाती है उसको हम ग्लेज पॉटरी कहते हैं, और जो क्रूड रफ से दिखने वाली पॉटरी होती है जिसको ज़्यादा हीट नहीं किया जाता है वो अनग्लेज पॉटरी होती है। तीसरी कैटेगरी है प्लेन पॉटरी और पेंटेड पॉटरी। तो प्लेन पॉटरी जिसके ऊपर कोई भी पेंटिंग या कोई भी डिज़ाइन नहीं है। पेंटेड पॉटरी मतलब कि जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोटो या इस तरीके के मोटिफ बनाए हुए हैं। फिर चौथी कैटेगरी आती है सॉलिड और परफोरेटेड। कई कई जगहों पर हमें परफोरेटेड पेंटिंग्स, परफोरेटेड पॉटरी भी देखने को मिलती है। तो ये चार अलग अलग कैटेगरीज की पॉटरी है। अब इनके फीचर्स देख लेते हैं। तो अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो बेसिकली पेंटेड रेडवेयर पॉटरी, ठीक है, लाल कलर की पेंटेड पॉटरी सबसे कॉमन पॉटरी मानी जाती है। तो हड़प्पा की जो नो पेंटेड रेडवेयर पॉटरी बिलोंग्स टू हड़प्पन पीरियड। फिर दूसरी बात देखें तो व्हील मेड पॉटरी इज मोर कॉमन देन हैंडमेड पॉटरी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। व्हील मेड पॉटरी इज मोर कॉमन देन हैंडमेड पॉटरी। तीसरा ध्यान देने वाली चीज है कि प्लेन पॉटरी इज मोर कॉमन देन पेंटेड पॉटरी, यानी खुदाई में जो भी पॉटरी मिली है उसमें जो प्लेन पॉटरी है उसके नंबर्स पेंटेड पॉटरी से ज्यादा नंबर्स में है। फिर आपको इन पॉटरी के ऊपर ज्योमेट्रिक पैटर्न और एनिमल मोटिफ भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारी पॉटरी है जिसपे कहीं कहीं पर जानवरों को बनाया गया है, मछली बनाई गई है, या कहीं कहीं पर आपको ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, इस टाइप के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। फिर कई कई जगहों पर हमें ऐसे परफोरेटेड पॉटरी भी मिली है। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन बेसिकली नो इस पॉटरी का इस्तेमाल छननी के रूप में किया जाता था। अब बेसिकली क्या छापते होंगे, तो हड़प्पन ऐसा माना जाता है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस, उनको शराब और आपके बारे में पता था, और शराब जैसे मान लीजिए आपने चावल सड़ा के या जो भी सड़ा के आप शराब बनाएं, तो बाद में फिर आपको उस सड़े हुए चावल को और जो लिक्विड है उसको अलग करने के लिए छानना पड़ेगा। तो इस वजह से इस परफोरेटेड पॉटरी का इस्तेमाल हड़प्पन किया करते थे, ठीक है। और अगर आप हड़प्पन पॉटरी को एनालाइज करें तो ये पता चलता है कि बेसिकली एक यूटिलिटेरियन पर्पस ही नहीं था, एक आर्टिस्ट, इट वाज आल्सो अ मीडियम ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। जैसे पॉटरी का इस्तेमाल इंसान क्यों करता है, अनाज को स्टोर करने के लिए, ये हो गया उसका यूटिलिटेरियन पर्पस। लेकिन जब जब अगर आप मान लीजिए, अगर आप देख रहे हो कि वहाँ पे पॉटरी को काफी कलर वलर किया गया है और ये सारी चीजें, तो इससे पता ये चलता है कि सिर्फ ये यूटिलिटेरियन पर्पस ही नहीं था, उसके अलावा ये दिस वाज आल्सो मीडियम ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हड़प्पन पॉटरी वाज आल्सो जो है ना मीडियम ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बात आती है बीड्स और ज्वेलरी की। तो बीड्स और ज्वेलरी की बात करें तो बोथ मेन एंड वुमेन यूज टू वेयर ज्वेलरी, ठीक है। और ये ज्वेलरी आपको मेटल, जेम्स या क्ले की बनी हुई देखी देखी जा सकती है। एक कब्र मिली है, फरमाना करके एक साइट है जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। वहां पर एक डेड बॉडी मिली है जिसको जो है गहनों के साथ दफनाया हुआ हमें हमें मिली है। एक मतलब गहनों के साथ दफनाई हुई हमें एक कब्र मिली है। उसके अलावा लोथल और चहुंदारो, चहुंदारो जो कि आज के पाकिस्तान में मौजूद है और लोथल जो कि गुजरात में मौजूद है, इट वॉज फेमस फॉर बीड मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर ज्वेलरी और बीड्स काफी बनाई जाती थी। उसके अलावा अगर फैशन की बात करें, मेकअप की बात करें,
तो सिनाबार का इस्तेमाल इंसान करता था जो हड़प्पन्स थे, और इस सिनाबार के माध्यम से उसको फेस पेंट या लिपस्टिक के रूप में या आईलाइनर के रूप में इसका इस्तेमाल हड़प्पन्स किया करते थे। ठीक है, तो हड़प्पन्स मेकअप वेकअप के भी शौकीन पाए जाते हैं। फिर उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे हमें स्पिंडल और वर्ल्स भी मिली हैं। इसका मतलब ये है कि हड़प्पन्स इसका इस्तेमाल कॉटन की स्पिनिंग के लिए किया करते थे। स्पिंडल और वर्ल्स का इस्तेमाल कॉटन की स्पिनिंग के लिए किया करते थे, और इन स्पिंडल और वर्ल से बेसिकली हड़प्पन्स कॉटन और वूल के कपड़े, वूल के धागे बनाते थे और फिर उन धागों को वीव करके कपड़े बनाया करते थे। ठीक है, तो ये था हड़प्पन आर्ट के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको मिलते रहें, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि जो यूपीएससी की तैयारी करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक दिस लेक्चर। आप आईएएस सोशल चैनल देख रहे थे, मेरा नाम है शुभम, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं मॉडर्न आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून, विल हैव ग्रेट लर्निंग सेशन एंड तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।